नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज रेपस्वाल और आज की कहानी छत्तीसगढ़ की है। ये बात 2017 की है। छत्तीसगढ़ का जांजगीर चांपा एक छोटा लेकिन खास शहर है। यहाँ के पामगढ़ थाना क्षेत्र के कोड़ाभाट गांव में श्री बालाजी सिंह चंदेल रहते हैं। उनके दो बेटे हैं, आकाश सिंह चंदेल और विकास सिंह चंदेल। आकाश थल सेना में गणर के पद पर कार्यरत हैं, जिससे परिवार को उन पर गर्व है। उनके पिता श्री बालाजी अक्सर छोटे बेटे को बड़े भाई की मिसाल देते हैं और उसे भी प्रेरित करते हैं कि वह देश सेवा में लगे। हालांकि छोटे बेटे विकास की रुचि सेना में नहीं थी। वह सिविल सर्विस की तैयारी के लिए घर से दूर रहकर मेहनत कर रहा है। 21 साल के आकाश सिंह चंदेल को सेना में काम करते हुए 1 साल हो चुका था। वह जवान था, अच्छा दिखता था और सरकारी नौकरी में था, इसलिए उसकी शादी के लिए कई रिश्ते आने लगे। उसके पिता बालाजी सिंह को जांजगीर चांपा के कसौदी गांव में रहने वाले प्रदीप सिंह कुशवाहा की बेटी निकिता सिंह का रिश्ता सबसे अच्छा लगा। निकिता पढ़ी लिखी थी और सुंदर भी। घर वालों को यह रिश्ता पसंद आया और दोनों की शादी 5 मई 2017 को हो गई। निकिता से शादी के बाद आकाश बहुत खुश रहने लगा। जब से वह निकिता को विदा कराकर घर लाया था, तब से वह हर वक्त उसके आसपास ही रहता था, जैसे उसका साया बन गया हो। असल में आकाश को शादी के लिए ही छुट्टी मिली थी। अब जब शादी हो चुकी थी तो उसे फिर से अपनी नौकरी पर लौटना था। यह सोचकर वह परेशान था कि अब अगली छुट्टी कब मिलेगी। निकिता भी यही सोचकर उदास थी कि पति के बिना कैसे रहेगी। शादी के बाद थोड़े ही समय में दोनों एक तीसरे दिन ही आकाश वापस ड्यूटी पर चला गया। कुछ दिन ससुराल में रहने के बाद निकिता भी अपने मायके लौट गई। आकाश भले ही ड्यूटी पर दूसरे से दिल से जुड़ चुके थे, शादी के लौट गया था, लेकिन उसका मन, दिल और ध्यान सब कुछ निकिता के पास ही रह गया था। उसे निकिता के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। जब भी पत्नी की याद आती, वह फोन पर उससे बात कर लेता और उसी में दिल को तसल्ली देता। धीरे धीरे 3 महीने कैसे बीत गए, आकाश को पता ही नहीं चला। अगस्त के पहले हफ्ते में उसने 10 दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन दिया, जो स्वीकृत हो गया। छुट्टी मिलने पर साथ रहेगा। उसी शाम वह निकिता को विदा करा। वह बेहद खुश हुआ। 11 अगस्त 2017 को वह घर लौट आया और उसी दिन अपनी पत्नी को लाने ससुराल पहुंच गया। आकाश को देखकर निकिता बहुत खुश हुई। दोनों ने एकांत में बैठकर अपने पन्ने मन की बातें साझा की। निकिता ने बताया कि वह आकाश के बिना बहुत अकेलापन महसूस करती थी। आकाश ने भी अपनी भावनाएं जाहिर की और उसे भरोसा दिलाया कि अब वह कर अपने घर ले आया। निकिता के घर आते ही माहौल में रौनक आ गई। पूरे परिवार के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। 16 अगस्त 2017 की बात है, जब अचानक निकिता के पेट में तेज दर्द उठा। पत्नी को तकलीफ में देखकर आकाश घबरा गया। वह तुरंत कार लेकर निकिता को पास के एक प्राइवेट क्लिनिक ले गया। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि निकिता को 3 महीने का गर्भ है। ये सुनकर आकाश पूरी तरह से हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो सकता है। वह कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा, जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। हकीकत को समझना उसके लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि वह तो कुछ ही दिन पहले छुट्टी लेकर घर आया था और हाल ही में ही पत्नी को मायके से वापस लाया था। ऐसे में गर्भ की जानकारी ने उसे उलझन में डाल दिया और उसके मन में पत्नी के चरित्र को लेकर शक पैदा हो गया। जब आकाश को निकिता की प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो उसे लगा जैसे उसके साथ विश्वासघात हुआ हो। वह जिस पत्नी को दिल से चाहता था, उसी पर उसे शक होने लगा। वह खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था और उसके मन में गहरी नाराजगी और पीड़ा भर गई थी। अस्पताल से लौटने के बाद उसने खुद को शराब में डुबो दिया और नशे की हालत में मोटरसाइकिल लेकर इधर उधर घूमता रहा। इस खबर ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। उसने यह बात अपने परिवार से भी छिपा ली थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर माता पिता को यह सब पता चलेगा तो उन्हें गहरा सदमा लगेगा। वह सोच में डूबा हुआ था कि अब इस स्थिति से कैसे निपटे। आकाश ने अपनी पत्नी निकिता को यह बात नहीं बताई थी कि वह उसके गर्भ को लेकर शक में है। वह भीतर ही भीतर घुटता रहा। उसी रात दोनों ने साथ में खाना खाया और फिर अपने कमरे में चले गए। आकाश की हालत देखकर साफ था कि उसने शराब पी रखी थी। सीढ़ियों पर चढ़ते समय उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और कमरे में पहुंचते समय भी वह असंतुलित था। निकिता ने उसे संभालकर बिस्तर तक पहुंचाया। निकिता ने जब उसकी हालत पर चिंता जताई तो आकाश ने गुस्से और चिढ़ में जवाब दिया। दोनों के बीच बात बढ़ती गई और धीरे धीरे यह बात सामने आ गई कि आकाश निकिता की प्रेगनेंसी को लेकर परेशान है। उसे यह विश्वास हो चला था कि उसके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि वह हाल ही में ही छुट्टी पर आया था। निकिता इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि डॉक्टर ने क्या बताया था और रिपोर्ट में क्या लिखा था। उसने रिपोर्ट देखी भी नहीं थी
और ना ही डॉक्टर ने उससे कोई जानकारी साझा की थी। आकाश के मन में जो शक था उसकी वजह से वह बुरी तरह उलझ गया था और निकिता उसकी बातों से स्तब्ध और परेशान थी। आकाश ने डॉक्टर की रिपोर्ट निकाली और निकिता की ओर बढ़ा दी। रिपोर्ट पढ़ते ही निकिता बिस्तर पर गिर पड़ी। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि वह 3 महीने की गर्भवती थी। आकाश निकिता की प्रतिक्रिया को देखता रहा। इसके बाद दोनों के बीच बहुत बहस हुई और धीरे धीरे कमरे में शांति फैल गई। 17 अगस्त 2017 की सुबह बालाजी सिंह चंदेल अपने कमरे में चाय पीते हुए अखबार पढ़ रहे थे। तभी उनके फोन की घंटी बजी। उन्होंने फोन उठाया और एक थानेदार से बात की। थानेदार ने बताया कि अलकतरा रेलवे ट्रैक के पास एक लाश मिली है और उसकी पहचान के लिए बालाजी सिंह से मदद मांगी। वहीं पास में खड़ी उनकी वैन का नंबर मिला था, जिसके बाद वे उन्हें सूचना दे रहे थे। इंस्पेक्टर ने बालाजी सिंह से कहा था कि वह आकर लाश की पहचान कर लें, लेकिन बालाजी सिंह को इस पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने सोचा कि सुबह सुबह ऐसी मनहूस खबर क्यों दी जा रही है और उन्हें यह समझ में नहीं आया कि उनका बेटा आकाश और बहू निकिता का इससे क्या संबंध हो सकता है। ये सब कुछ एक गलत फहमी लग रही थी, इसलिए उन्होंने फोन कट कर दिया और चाय पीने लगे। हालांकि थानेदार की बातों ने उनके मन में बेचैनी पैदा कर दी थी। जब उन्होंने बाहर देखा तो पाया कि उनकी दिल जोर से धड़कने लगा। वह तुरंत ऊपर बहू मारुति वैन वहां नहीं थी। ये देखकर उनका बेटे के कमरे में गए। कमरे का दरवाजा बिना किसी कठिनाई के खुल गया। कमरे में आकर उन्होंने बहू निकिता को देखा, जो बिस्तर पर चादर ओढ़े सो रही थी। उन्होंने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। निकिता को हिलाने पर पता चला कि वह मरी हुई थी। उसके सिरहाने उसका मोबाइल रखा हुआ था और पास की मेज पर एक सफेद कागज पड़ा था। कमरे में आकाश कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। बालाजी सिंह ने कमरे में पड़े सफेद कागज को उठाया और देखा कि वह एक सुसाइड नोट था जो आकाश ने लिखा था। उन्होंने वह पत्र पढ़ा और जब उन्होंने उसके लिखे शब्दों को समझा तो वह पूरी तरह से चक्कर खाकर गिर पड़े। पत्र में आकाश ने खुदकुशी का कारण और अपनी पूरी स्थिति स्पष्ट की थी। सुसाइड नोट में लिखा था कि आकाश और निकिता ने अपने जीवन को खत्म करने का निर्णय लिया था। आकाश ने निकिता का गला घोंटकर उसे मारने के बाद रेलवे ट्रैक पर जाकर खुदकुशी करने की बात की थी। उसने यह भी साफ किया था कि इस निर्णय में उसके परिवार का कोई दोष नहीं था और उनकी मजबूरी यह थी कि आकाश फौज में था और लंबे समय बाद घर लौटता था। उसने अपने पिता से माफी मांगी थी और भाई से अनुरोध किया था कि उसे हमेशा के लिए घर बुला लिया जाए। जब कमरे से अचानक धड़ाम की आवाज आई तो बालाजी सिंह की पत्नी नीलम सिंह वहां पहुंची और उन्होंने कागज का टुकड़ा पढ़ा। सुसाइड नोट पढ़ते ही नीलम सिंह भी रोने लगी। घर में कोहराम मच गया। मोहल्ले के लोग घटना स्थल पर पहुंचे और उन्हें सच्चाई का पता चला। कुछ ही देर में निकिता के माता पिता को यह खबर मिली और वे भी ससुराल पहुंचे। पामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मुआयना किया। एसपी अजय यादव भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आकाश का सुसाइड नोट अपने कब्जे में ले लिया था। सभी लोग इस बात से हैरान थे कि आकाश ने निकिता की हत्या करके खुद क्यों आत्महत्या की। पुलिस ने बालाजी सिंह से पूछताछ की, लेकिन उन्होंने बताया कि 3 दिन पहले ही आकाश अपनी पत्नी को विदा कराकर घर लाया था और वे दोनों खुश थे। उनके बीच कोई झगड़ा या कोई द्वेष नहीं था। आकाश ने आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाया, ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। ये सोचकर बालाजी सिंह बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और रो पड़े। पुलिस भी इस मामले में उलझी हुई थी। पुलिस ने कमरे की तलाशी ली और 16 अगस्त को निकिता द्वारा डॉक्टर से दवा लेने की पर्ची और जांच रिपोर्ट मिली, जिसमें यह साफ लिखा था कि निकिता 3 महीने की गर्भवती थी। एएसपी अजय यादव ने इस रिपोर्ट के बारे में जब आकाश के माता पिता से पूछा तो वे पूरी तरह से चौंक गए। शादी के 3 महीने बाद ही पहली बार आकाश और निकिता का मिलन हुआ था, तो फिर निकिता गर्भवती कैसे हो सकती थी? ये सोचकर बालाजी और नीलम सिंह घबराए हुए थे। वहीं रिपोर्ट देखकर निकिता के माता पिता के लिए यह विश्वास करना मुश्किल था। उन्हें अपनी बेटी के चरित्र पर कभी कोई संदेह नहीं था और वे इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि उनकी बेटी ने कुछ गलत किया हो। यह पूरी स्थिति बालाजी और नीलम सिंह के लिए भी एक बड़ा सदमा था, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ रहा था कि आकाश ने क्यों अपनी पत्नी को मारने के बाद खुदकुशी की। फिर पुलिस ने निकिता की लाश का पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए जांजगीर चांपा के जिला अस्पताल भेज दिया। इस मामले की जांच शुरू की गई और 2 दिन बाद निकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखा था कि वह 3 महीने की गर्भवती थी। इससे यह बात पक्की हो गई कि निकिता की कोख में 3 महीने का गर्भ पल रहा था। अब सवाल यह था कि निकिता के गर्भ में पल रहा बच्चा आकाश का नहीं था तो वह किसका था? यह सवाल मामले को और पेचीदा बना रहा था।
निकिता के चाचा भतीजी इस तथ्य को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि उनकी बेटी का चरित्र संदिग्ध हो सकता है। उन्हें यह मामला बहुत ही रहस्यमय और संदेहास्पद लग रहा था। इसलिए उन्होंने दामाद आकाश के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन यह मामला दर्ज नहीं हो सका क्योंकि आकाश ने खुद को दोषी मानते हुए आत्महत्या कर ली थी। पुलिस द्वारा की गई जांच में कुछ अहम तथ्यों का खुलासा हुआ। 16 अगस्त की रात को जब घर वाले सो गए थे, आकाश और निकिता के बीच गर्भवती होने की रिपोर्ट को लेकर विवाद शुरू हो गया था। निकिता इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि गर्भ में पल रहा बच्चा आकाश का नहीं है। वह कह रही थी कि यह बच्चा उसी का है, लेकिन आकाश ने इस बात को नकारा और वह दावा कर रहा था कि यह बच्चा उसका नहीं है बल्कि उस महिला का है जिससे निकिता प्रेम करती थी। इस बात पर दोनों के बीच खूब झगड़ा हुआ। आकाश गुस्से से पागल हो गया था। वह बहुत ही आवेश में आकर कमरे में लगे टेलीफोन के तार को निकाला और उसे निकिता के गले में लपेटकर कस दिया। इस घटना के कुछ ही देर बाद निकिता की मौत हो गई। इसके बाद आकाश को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह घबराया, लेकिन कुछ समय बाद वह शांत हुआ और उसने अपने जुर्म को कबूल करते हुए सुसाइड नोट लिखा। आकाश जानता था कि यदि उसने ऐसा नहीं किया तो परिवार पर बड़ी मुसीबत आ सकती थी। इसके बाद आकाश ने अपनी पत्नी को बिस्तर पर लिटाकर उसे चादर ओढ़ा दिया ताकि ऐसा लगे कि वह सो रही है। निकिता की हत्या करने के बाद आकाश ने अपनी इको कार से करीब 30 किलोमीटर दूर अलकतरा रेलवे स्टेशन तक सफर किया। उस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे। उसने अपनी कार स्टेशन के बाहर खड़ी की और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर गया। वहां उसने आत्महत्या करने का फैसला किया और अपनी आंखें बंद कर रेलवे ट्रैक पर पेट के बल औंधे मुंह लेट गया। तेज रफ्तार से आ रही मालगाड़ी के नीचे आते ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। सुबह जब कुछ ग्रामीण शौच के लिए जा रहे थे तो उन्होंने रेलवे ट्रैक पर लाश देखी और जीआरपी को सूचना दी। जीआरपी ने शव को कब्जे में लिया, पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलकतरा भेज दिया। पुलिस ने आकाश सिंह चंदेल की आत्महत्या और निकिता सिंह की हत्या की रिपोर्ट अंतिम रूप से दर्ज कर दी और मामले को बंद कर दिया। लेकिन यह रहस्य बनकर रह गया कि निकिता के गर्भ में पल रहा बच्चा किसका था? क्या सच में निकिता का कोई प्रेमी था? पुलिस इस सवाल का जवाब जानने के लिए अपनी जांच जारी रखी हुई थी। पुलिस की जांच और घटनाओं की गहरी पड़ताल के बाद यह साफ हो गया कि आकाश और निकिता के बीच हुई दुखद घटना ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। आकाश के सुसाइड नोट से यह स्पष्ट था कि वह अपनी पत्नी की हत्या के बाद खुद को इस दर्दनाक स्थिति से बाहर निकालने के लिए आत्महत्या करने की ओर बढ़ा था। हालांकि इस घटनाक्रम ने परिवार और उनके आसपास के लोगों को शॉक कर दिया और वे यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या आकाश की मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि वह इस कदम को उठाने के लिए मजबूर हो गया। निकिता के गर्भ में पल रहे बच्चे का असली पिता कौन था? यह सवाल अब भी अनुत्तरित था, लेकिन इसने यह दिखाया कि कभी-कभी पारिवारिक रिश्ते और विश्वास के टूटने से जीवन की दिशा बदल जाती है। आकाश और निकिता के बीच का तनाव और उनका टूटता हुआ रिश्ता इस कहानी का दिलचस्प लेकिन दर्दनाक पहलू था। और आज की दूसरी कहानी मुंबई की है। ये बात 2017 की है। मुंबई के विरार वेस्ट इलाके में गोकुल राउत सोसाइटी की गोकुल एम्पायर बिल्डिंग है। वहीं पर शिल्पी वर्मा नाम की एक 40 साल की महिला अपने पति सवेंद्र वर्मा और 20 साल की बेटी के साथ रहती थी। सर्वेंद्र वर्मा करीब 50 साल के हैं और एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर की नौकरी करते हैं। उनकी बेटी अभी पढ़ाई कर रही थी। 2 फरवरी 2016 की बात है। शिल्पी वर्मा अपनी सहेली नपुर श्रीवास्तव के साथ विरार के एक मॉल से शॉपिंग करके लौट रही थी। दोनों गाड़ी में थी और मस्ती मजाक करते हुए घर की तरफ जा रही थी। जैसे ही उनकी कार पुराने विभा कॉलेज और केएफसी रेस्टोरेंट के बीच वाले रास्ते पर पहुंची, तभी अचानक एक 30 से 35 साल का आदमी उनकी कार से टकरा गया। टक्कर लगते ही वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा। शिल्पी और नूपुर घबरा गई, लेकिन उस आदमी ने उठते ही हंगामा शुरू कर दिया और बिना उनकी बात सुने कार के अंदर बैठ गया। शिल्पी और नपुर ने उसे कुछ पैसे देकर मामला खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। जब उसने देखा कि लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो शिल्पी को कार आगे बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद उस आदमी ने रुमाल में छुपा एक हथियार निकाला जो रिवॉल्वर जैसी चीज लग रही थी और शिल्पी को धमकाते हुए उसके इशारों पर चलने को कहा। डर के मारे शिल्पी वही करने लगी जो वह आदमी कहता रहा। करीब 2 घंटे तक वह ग्लोबल सिटी के अलग अलग रास्तों पर कार घुमाता रहा। करीब शाम 5 बजे कार डूंगरपाड़ा रोड पर पहुंची। तभी उसका एक टायर फट गया और कार एक बिजली के खंभे से जा टकराई।
कार बिजली के खंभे से टकराने के बाद रुक गई। जैसे ही मौका मिला उस आदमी ने शिल्पी और नूपुर को जबरदस्ती कार से बाहर निकाला, फिर एक ऑटो को रोका और शिल्पी को उसमें बिठा दिया। नूपुर को वह इतनी जोर से धक्का देकर हटाया कि वह जमीन पर गिर पड़ी। जब तक नूपुर संभल पाती वह शिल्पी को लेकर ऑटो में बैठकर वहां से निकल गया। इस पूरी घटना का अंदाज किसी फिल्मी सीन जैसा था, जिससे नूपुर एकदम हैरान रह गई। उसने शोर भी मचाया, लेकिन जब तक आसपास के लोग इकट्ठा होते तब तक वह आदमी शिल्पी को लेकर जा चुका था। नूपुर किसी तरह जल्दी से शिल्पी के घर पहुंची और उसके पति सर्वेंद्र वर्मा और बेटी को पूरी बात बताई। यह सुनकर दोनों घबरा गए। उस वक्त रात के करीब 8:30 थे। तीनों लोग बिना देर किए नजदीकी थाना आगासी अरनाला पहुंचे और वहां मौजूद असिस्टेंट इंस्पेक्टर संदीप शिवले को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। क्योंकि मामला एक प्रतिष्ठित और संभ्रांत परिवार की महिला के अपहरण का था, इसीलिए पुलिस ने भी इसे गंभीरता से लिया। संदीप शिवले ने तुरंत एएसपी शारदा राउत, एएसपी श्री कृष्ण कोकाटे और डीएसपी नरसिंह भोसले को सूचना दी। साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम को अलर्ट किया। थाने में मौजूद सभी स्टाफ को मामले की जांच में लगा दिया गया। अक्सर जब किसी महिला का अपहरण होता है तो पुलिस सबसे पहले यही मानती है कि या तो फिरौती के लिए किया गया है या किसी पुरानी रंजिश का मामला हो सकता है। शिल्पी वर्मा के केस में भी शुरुआत में पुलिस को यही लगा कि अपहरणकर्ता जल्द ही फोन करके पैसे मांगेगा। इस उम्मीद में पुलिस पूरे समय अपहर्ता के फोन का इंतजार करती रही। लेकिन जब पूरा एक दिन बीत गया और कोई कॉल नहीं आया तो असिस्टेंट इंस्पेक्टर संदीप शिवले को शक हुआ कि मामला कुछ और है। यह अपहरण पैसों के लिए नहीं किया गया, बल्कि इसके पीछे कोई और ही मकसद हो सकता है। इसी बीच मामला मीडिया की नजर में आ गया। खबर चैनलों और अखबारों में फैल गई, जिससे पुलिस पर दबाव और ज्यादा बढ़ गया। जांच में तेजी लाने के लिए संदीप शिवले ने एक खास टीम तैयार की। इस टीम को खास जिम्मेदारी दी गई कि वे ग्लोबल सिटी की हर सड़क मोड़ और गली के सीसीटीवी फुटेज खंगालें, ताकि उस ऑटो का सुराग मिल सके जिसमें शिल्पी को ले जाया गया था। काफी मेहनत और घंटों की फुटेज देखने के बाद आखिरकार उस ऑटो का पता चल गया। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उस ऑटो वाले को ढूंढ निकाला और पूछताछ की तो कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई। ऑटो चालक ने बताया कि उसने उस दिन शिल्पी और एक अजनबी आदमी को बसई के परिजात गेस्ट हाउस के पास छोड़ा था। जाते समय दोनों इतने हड़बड़ाए हुए थे कि गलती से अपना एक मोबाइल फोन ऑटो में ही छोड़ गए। ऑटो वाले ने ईमानदारी से बताया कि उसने वह फोन उठा लिया था और उसमें अपनी सिम डालकर इस्तेमाल करने लगा था, बिना यह जाने कि फोन किसी अपराध से जुड़ा हो सकता है। लेकिन जो बात पुलिस के लिए सबसे हैरान करने वाली थी वह यह कि उस ऑटो वाले के अनुसार शिल्पी और वह आदमी रास्ते भर पति पत्नी जैसे बर्ताव कर रहे थे। बातचीत और हाव भाव से कहीं भी यह नहीं लगा कि महिला को जबरदस्ती लाया जा रहा हो या उसे कोई खतरा हो। यह सुनकर इंस्पेक्टर संदीप शिवले थोड़े उलझन में पड़ गए। उन्हें लगा कि कहीं मामला अपहरण का दिखाकर कुछ और तो नहीं छिपाया जा रहा। हालांकि शिल्पी की सामाजिक स्थिति, उम्र और पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए उन्होंने यह भी सोचा कि शायद ऑटो वाले को भ्रम हुआ हो। सच की तह तक जाने के लिए उन्होंने शिल्पी के पति सर्वेंद्र वर्मा और बेटी को थाने बुलाया और ऑटो से मिला। मोबाइल फोन उन्हें दिखाया। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि वह फोन शिल्पी का ही है। इससे यह तो साफ हो गया कि शिल्पी उस ऑटो में ही गई थी। पुलिस के सामने अब मामला और उलझता जा रहा था। वसई के परिजात गेस्ट हाउस में जब टीम पहुंची और शिल्पी की तस्वीर वहां के कर्मचारियों को दिखाई गई तो पुष्टि हो गई कि शिल्पी वही महिला थी जो 3 दिन से वहां एक पुरुष के साथ रुकी थी। कर्मचारियों ने बताया कि दोनों खुद को पति-पत्नी बता रहे थे और कुछ ही घंटे पहले गेस्ट हाउस छोड़कर चले गए थे। जैसा कि पुलिस को शक था, गेस्ट हाउस के रजिस्टर में दोनों ने फर्जी नाम पता लिखा था। जब रजिस्टर में दर्ज जानकारी की तस्दीक की गई तो वह पूरी तरह झूठी निकली। अब यह साफ हो गया कि मामला अपहरण से ज्यादा किसी व्यक्तिगत साजिश या योजना का हिस्सा हो सकता है। जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने शिल्पी के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई। उनमें एक नंबर ऐसा मिला जिस पर 3 महीने पहले केवल एक ही बार कॉल की गई थी। यह बात अजीब लगी, इसीलिए उस नंबर की जानकारी खंगाली गई। पता चला कि वह नंबर उत्तर प्रदेश के आगरा का था और अमरीश कुमार नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड था, लेकिन वह नंबर अब बंद हो चुका था। मुंबई पुलिस की एक टीम आगरा भेजी गई। वहां पूछताछ और जांच के बाद यह सामने आया कि अमरीश कुमार नाम का व्यक्ति
3 महीने पहले ही भारत छोड़कर दुबई चला गया था। पुलिस लगातार 10 दिनों तक इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करती रही, लेकिन हाथ कुछ खास नहीं लगा। लेकिन 14 फरवरी 2016 को आखिरकार एक अहम सुराग मिला। शिल्पी के खोए हुए मोबाइल फोन के IMEI नंबर की लोकेशन ट्रेस करते हुए पुलिस पंजाब के लुधियाना शहर की एक मोबाइल दुकान तक पहुंच गई। वहीं से शिल्पी और अमरीश कुमार को एक साथ गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल अमरीश कुमार ने उसी दुकान पर अपना मोबाइल ठीक कराने के लिए दिया था, जिससे उसका लोकेशन पकड़ा गया। पुलिस ने बिना देर किए दोनों को हिरासत में लिया और मुंबई ले आई। फिर थाना आगासी पुलिस ने उन्हें वसई की अदालत में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट श्रीमती धारे के सामने पेश किया और 3 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया, ताकि पूछताछ में पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके। रिमांड के दौरान जो खुलासा हुआ वह चौंकाने वाला था। शिल्पी वर्मा ने अपने प्रेमी अमरीश कुमार के साथ रहने के लिए खुद ही अपना अपहरण दिखाने का ड्रामा रचा था। ना कोई जबरदस्ती थी, ना कोई असली अपहरण। ये सब एक सोची समझी योजना थी। अमरीश कुमार, जिसकी उम्र 30 साल थी, उत्तर प्रदेश के आगरा का रहने वाला था और वहां के एक 3 स्टार होटल में शेफ की नौकरी करता था। उसकी शिल्पी से पहचान करीब 4 साल पहले फेसबुक के जरिए हुई थी। पहले दोनों के बीच चैटिंग शुरू हुई, फिर मोबाइल पर बातचीत होने लगी। बातों बातों में दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और रिश्ता धीरे धीरे प्रेम में बदल गया। शिल्पी वर्मा मूल रूप से बिहार के पटना की रहने वाली थी। उसकी शादी 1993 में दिल्ली निवासी सर्वेंद्र वर्मा से हुई थी। शादी के बाद शिल्पी अपने पति के साथ कोलकाता में रहने लगी, जहां सर्वेंद्र एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी करते थे। बाहर से देखने पर यह परिवार व्यवस्थित और सामान्य लग सकता था, लेकिन शिल्पी के जीवन में अकेलापन गहराई से अपनी जगह बना चुका था। सर्वेंद्र की नौकरी और बेटी की पढ़ाई के चलते शिल्पी घर पर अकेली रह जाती थी। समय के साथ यह अकेलापन उसे अंदर से खा रहा था। ऊपर से पति और बेटी का व्यवहार भी उसके प्रति उदासीन होता जा रहा था। बातचीत कम होती जा रही थी, अपनापन घट रहा था। इसी खालीपन में उसने सोशल मीडिया पर समय बिताना शुरू किया और यहीं उसकी पहचान अमरीश कुमार से हुई। अमरीश उत्तर प्रदेश के आगरा में एक 3 स्टार होटल में शेफ था। उम्र में शिल्पी से 10 साल छोटा होने के बावजूद वह उसके साथ दिल से जुड़ गया। शुरू में बातें फेसबुक पर शुरू हुई, फिर चैटिंग और फोन कॉल्स में बदल गई। बातचीत धीरे धीरे इतनी निजी हो गई कि उनके बीच अब कोई मर्यादा बाकी नहीं रही। दोनों खुलकर अपने मन की बातें और इच्छाएं साझा करने लगे। अकेलेपन और उपेक्षा में जी रही शिल्पी को जैसे किसी ने समझा, सहारा दिया और यही उसके दिल को छू गया। अमरीश की तरफ उसकी झुकाव इतनी बढ़ गई कि दोनों मिलने के लिए बेचैन हो उठे। यह बेचैनी आखिर उस दिन खत्म हुई जब अमरीश बिना किसी को बताए कोलकाता पहुंच गया। वहीं से उनके रिश्ते ने एक नया मोड़ ले लिया, जो बाद में मुंबई के उस फिल्मी ड्रामे में बदल गया। शिल्पी और अमरीश के बीच का संबंध धीरे धीरे गहरी दोस्ती से बढ़कर एक गुप्त प्रेम संबंध में बदल गया। जब अमरीश कोलकाता पहुंचा तो शिल्पी ने उसे अपने घर बुलाया और दोनों के बीच की दीवारें धीरे धीरे गिर उसका स्वागत किया। और इस दौरान अमरीश को पूरी